तो यहां पर ये राइट्स की बात करता है, अधिकार की बात करता है कि वाइफ अगर है, एक हो या दो हो या तीन हो या चार हो या 40 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर वाइफ है तो वाइफ को ये अधिकार है कि भाई वो जाकर के केस फाइल कर सकती है। ये हो गया सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजरल है कि आप यहाँ पर एफआईआर करोगे, ऐसे करोगे, वैसे, वो सारी चीजें प्रोसीजरल पार्ट है। बट यहाँ पर दूसरा, चिल्ड्रन, बच्चों को यह अधिकार दे दिया कि तुम भी अपने माता पिता के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो। इवन माता पिता को भी यह अधिकार दे दिया, राइट्स दे दिया कि तुम अपने बच्चों के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो। सो ये अंग्रेजों की का बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। संस्कार में तो नहीं देते हैं माँ बाप की सेवा करना, बट कोर्ट कचहरी में डाल देते हैं, कहते जाओ भैया केस करो और अपने राइट्स को इन्फोर्स कराओ। This is the situation. So section 144, 145, 146, 147, these are the four sections जो कि डील कर रहा है इसके पार्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हुआ कि मेंटेनेंस किसको कहते हैं, पार्ट नंबर 1, एकदम सिंपल वे में। दूसरा पार्ट हमने ये समझने की कोशिश करी या समझ लिया, जिसमें कि बीएनएसएस या सीआरपीसी का प्रोसीजर नहीं चलता है। यहाँ पर सिर्फ अगर मैं आपको सिंपल में बताऊं तो ये सब्सटैंटिव प्रोविजन है और कोर्ट के पार्ट को बता रहा है कि कोर्ट को क्या क्या पावर्स दिए। अगर आप देखेंगे कायदे से तो इसमें पता चले कोर्ट को पावर क्या दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रोवाइजो में उन्होंने साफ साफ लिखा है इन सब चीज़ों को कि मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो कोर्ट के एम्पावरमेंट की बात है। ओके नाउ, तो ये मोटी मोटी बातें दो हो गई। तीसरी बात ये है, बड़ी बात ये है कि इसमें जिनको भी मेंटेनेंस मांगने का अधिकार मिला है वो किस कंडीशन में मांग सकती हैं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर आता है। इन्होंने लिखा है बहुत क्लियरली 144 के अंदर, जो सो कॉल्ड हमारा 125 था सीआरपीसी में, कि यदि किसी पर्सन के पास सफिशियंट मीन्स है, पर्याप्त मात्रा में मीन्स है, नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है मेंटेनेंस, मेरे पास पैसा बहुत है या बहुत ज्यादा नहीं है तो कम से कम पर्याप्त है जितने में मेरी जिंदगी अच्छे से कट सकती है, लेकिन स्टिल मैं अगर अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करता हूं, मैं मेरे बच्चों का मेंटेनेंस नहीं करता हूं। ये बहुत बड़े बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा साहब का केस पेंडिंग है, विवेक बिंद्रा को सब कोई जानता है ऑलमोस्ट। तो विवेक बिंद्रा भी अपनी बीवी और बच्चों को नहीं मेंटेन कर रहे हैं, इतने मतलब कहते हैं ना गीता का ज्ञान देते हैं और दिस दैट, लेकिन उनके खिलाफ केस शायद हरियाणा में ही पेंडिंग है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और शायद पानीपत के किसी कोर्ट में पेंडिंग है उनका मैटर। हाँ हाँ, सर, बिल्कुल सही है सर। है ना। और उनकी बीवी हाँ सिर्फ जी, हाँ जी सर। और 2 लाख रुपए मांग रहे, जो कि 2 लाख रुपए उनके, मेरे को नहीं लगता कि 2 लाख रुपए देने की उनकी औकात नहीं है। वो 500 करोड़ का उनके पास पूरा नेटवर्थ है, लोगों को सैलरी देते हैं लाख लाख 2-2 लाख रुपए की। तो अगर भाई अपनी बीवी अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं, पहली वाली, उन्होंने एक दूसरी वाइफ भी करी जो नोएडा में है, जिसने केस वगैरह कर दिया रखा। तो उनके तो अब ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी फिर भी वो नहीं देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सेक्शन 144 है। लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, भले लोग इसको एक्सरसाइज करें इस कानून को। ये अगर मैं सच्ची बताऊं, ईमानदारी से बताऊं, हार्डकोर प्रैक्टिकल में बताऊं, तो इस सेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ नौकरी पेशा जो खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनके ऊपर आप इसको बड़े मजे से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज प्राइवेट नौकरी वालों के खिलाफ मुश्किल होता है इसको थोड़ा अप्लाई करना। ये प्रैक्टिकल मैं एक्सपीरियंस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले नौकरी जल्दी छोड़ेंगे नहीं। सो लीगल रखते हैं सर मैटर को। हाँ जी सर, बोलिए सर। सर, 144 के साथ में हम हाँ, लोग अगर फैमिली एक्ट को भी समझ के चलेंगे तो हमारे लिए सब शायद सब बहुत आप इजी हो आप जाएगा। टेंशन ना लें सर, टेंशन ना लें। आपका ना सारे प्रॉब्लम का यहाँ पर जवाब है। ये पूरे 28 पन्नों का है, ये मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। आप अपने लेवल से ही पढ़ लेना, मैं जितना बताऊंगा उतना बता दूंगा। ये पूरे डिटेल्ड में सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे फिर पास मैंने, डायरेक्शन के साथ में है क्या सर? हाँ मैं सारा बता दूंगा जो अब ये। तक की 3-4 डायरेक्शन आई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाँ, इसमें देखिए फिर ऐसा ठीक है, रहेगा। ऐसा है ना, अब देख लेंगे। अगर हो सकता है कि आपने कुछ और रिसेंट पढ़ा रखा हो, मे भी इसमें नहीं हो, तो हो सकता है कि आपको जरूरत पड़ जाए अलग से बताने के लिए या आपने पढ़ने के लिए। हो सकता है मे भी, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे, हो सकता है आज ही कोई जजमेंट प्रोनाउंस हो रहा होगा सुप्रीम कोर्ट में, कहीं हाई कोर्ट में, इट में पॉसिबल। ठीक है ना। सो इसमें कोई नहीं कह सकता कि आई एम द एक्सपर्ट, और अगर एक्सपर्ट है तो वो सब्जेक्ट मैटर का हो सकता है, लॉ का, यानी कि सो कॉल्ड केस लॉ तो बड़ा मुश्किल काम होता है हमेशा।
कोई नहीं कर ट्रू सकता सर, जब ट्रू तक ट्रू। पढ़ेगा नहीं, तो है ना। चलिए जी फिलहाल हम सर, लोग जी। सीधे मुद्दे पे देखिए, यहाँ पर पूरे डिटेल में बात की गई है। लॉ ऑन मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स एंड अदर, और इसमें हम लोग सेक्शन 125 सीआरपीसी, जो कुछ नहीं करना है, हमें 144 यहाँ करना है, और स्पेशल एक्ट्स। तो हम चाहे 125 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग बात करें मेंटेनेंस की, या 144 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग करें, या किसी दूसरे स्पेशल एक्ट के तहत बात करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ सीधे आता हूँ दो तीन मुद्दों पर। पहले यहाँ पर थोड़ा बीएनएसएस बता देता हूँ उनके लिए जिन्होंने मान लीजिए कभी नहीं पढ़ा है तब। देखिए 144 में कुछ नहीं है, दो तीन बातें। पहला, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर उसकी वाइफ है और वो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है। अब यहां पर ये सब ना बहुत सारे लैचेज हैं। लैचेज क्या है, यहां पर कहता है कि अगर किसी पर्सन के पास सफिशियंट मीन्स है, पर्याप्त मात्रा में साधन मौजूद हैं, और उसके बावजूद वो बंदा निगलेक्ट करता है, रिफ्यूज टू मेंटेन करता है, लाइक विवेक बिंद्रा इज द बेस्ट एग्जांपल इन दिस केस। और उसकी वाइफ जो अनेबल टू मेंटेन, उसकी वाइफ पढ़ी लिखी है, उसकी वाइफ जॉब नहीं करती है, अर्निंग नहीं करती है, तो यहां पर डिग्री से कुछ नहीं होगा। इफ शी इज हैविंग, बहुत सारे जजेज करते हैं भाई आप तो एलएलबी हैं, आप तो डिग्री होल्डर हैं, आप तो ये हैं, आप वो हैं। भाई डिग्री से पेट नहीं भरता, ये सच्ची बात है। वरना डिग्री लेके लोग यहाँ करोड़ों लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं वहां से बात करता हूँ, या जब मैं वहां से बिलोंग कर रहा हूँ, मतलब हम लोग तो अनडिवाइडेड बिहार वाले लोग ही हैं। तो उसमें एक लड़का है, आप लोग कभी देखिएगा गूगल करके, तथागत अवतार तुलसी। ठीक है, ये थोड़ी पुरानी बात हो गई, लेकिन मुझे जहां तक याद है 11 या 12 साल की उम्र में, यानी कि 15 साल से कम की उम्र में, उसने पीएचडी कर रखा फिजिक्स में। और वो आईआईटी फिजिक्स में पढ़ाने वाला सबसे यंगेस्ट लेक्चरर, प्रोफेसर जो भी कहना है कहिए, वो आईआईटी मुंबई में पढ़ाता था। और आज उसके पास इतनी डिग्री होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, वो वापस घर आके बैठा है। उसके पास आज कोई काम नहीं है, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। सो डिग्री की ये हालत हमने अपनी आंखों से देखी। और मेरे घर से बिल्कुल मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट की दूरी पर उसका घर है, जो ओरिजिनल उसका मकान। जब वो उसने शुरू शुरू टाइम पर टेंथ के लिए जब अप्लाई किया था कि मेरे को टेंथ पास करना है, तब उसको सो कॉल्ड एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उसने अलाउ नहीं किया था। फिर हाई कोर्ट में केस गया, रेट हुआ, उसके बाद उसने परमिशन मिला, फिर ट्वेल्थ करा, फिर ने उसने सारी चीज़ें, वो जो प्रोसेस है वो सारा करा उसने। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूं कि यहां पर डिग्री नहीं देखी जानी है। यहां पर लिखा है कि हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। भाई डिग्री है तो क्या उस डिग्री से उसका पेट चल सकता है? इज इट ओके? क्या वो उस डिग्री के बदले अर्निंग कर रही है? नहीं कर रही है। तो अगर अर्निंग है तब ठीक है, नहीं है तब तो भाई अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है। उसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में क्या लिखा है, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। तो सारे फसाद की जड़ क्या है? मनी। तो यहां पर अगर आप मनी अर्न कर रहे हैं तो आपको कहा जाएगा कि भाई आप एबल टू मेंटेन है। अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो अनेबल टू मेंटेन है। फॉर एग्जाम्पल, भले ही कोई महिला चाहे वो कांस्टेबल की नौकरी क्यों ना करती हो, चाहे वो सिपाही की नौकरी क्यों नहीं करती, इट मीन्स अगर वो सिपाही की भी नौकरी करती है, शी इज एबल टू मेंटेन हर सेल्फ। मेरे यहाँ एक ऐसा केस आया कि जब एक हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ, तो उसमें 125 चला। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए उसने अप्लाई कर दिया। इन द मीन टाइम उसका क्या हो गया कि उसका एक सिलेक्शन हो गया कांस्टेबल के पोस्ट के लिए। और बाद में कोर्ट ने कहा कि भाई अब आप तो एबल टू मेंटेन है, तो आपको किस बात के लिए दिक्कत है सैलरी की? आपकी बेटी भी है, आपके पास पैसा भी आता है, आप पुलिस विभाग में अच्छे खासे इनकम भी कर रहे हैं, जितना इनकम आपको सैलरी मिलती है उतने में तो गुजारा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? एबल टू मेंटेन हर सेल्फ। अगर एबल टू मेंटेन हर सेल्फ है तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये ट्रेंड आ गया है और ये ट्रेंड चल रहा है, और ये चलना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। नाउ दूसरी बात, हिज सर। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इट सेल्फ। यहां पर दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात आती है। अगर आपके बच्चा है, संतान है, तो वो जायज हो चाहे ना जायज हो, ये बड़ा डेंजरस मामला है। जायज हो चाहे ना जायज, तो नाजायज वाले बात में क्या हो गया, जिसको बोलते हैं, हो सकता है आजकल तो सिंगल पेरेंट का जमाना आ गया है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए कि मदर है, कुंवारी माँ हो गई, या ऐसा आदमी, जिस आदमी पर तो खैर एलिगेशन ही नहीं लगता, और महिलाओं पर ज़्यादा एलिगेशन लग जाते हैं ऐसे मामलों में, जिन बच्चों के पिता नहीं होते, या जिनके ऐसे सो कॉल्ड मदर जो है कुंवारी माँ हो गई, उस केस में। तो अगर लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड है, लेजिटिमेट तो जायज बच्चा हो गया, इलेजिटिमेट नाजायज बच्चा हो गया, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो नहीं मैरिड हो, अनेबल टू मेंटेन हो, तो वो बच्चे की बात कर रहा है कि अगर वो बच्चे की शादी नहीं हुई हो या हुई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बच्चा अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ है तब। अब यहां पर सिंपल है चाइल्ड, ओके, और चाइल्ड का डेफिनेशन दे रखा है इसमें, ठीक है, बीएनएसएस में चाइल्ड का डेफिनेशन। नाउ यहां से आइए, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड
नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर। अब तीसरे में भी आता है बात, यहां कहते हैं लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, मतलब जायज हो या नाजायज बच्चा हो, नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर, इसमें मैरिड डॉटर को इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी जिस लड़की की शादी, जिस बेटी की शादी हमने कर दी उसमें बच्चे को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हु हैज अटेंड मेजोरिटी, बस इतना कह रहे हैं कि कोई भी जायज बच्चा हो नाजायज बच्चा हो लेकिन उसने मेजोरिटी कर ली हो, यानी 18+ पूरी कर ली है, यानी 18 साल की आयु कंप्लीट कर ली है, वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजूरी अनेबल टू मेंटेन सेल्फ। तो पहले वाले कंडीशन में तो वाइफ हो गई, दूसरे वाले में तो बच्चा जायज या नाजायज हो गया, तीसरे में कहता है फिजिकली मेंटली अगर डिस्टर्ब्ड है, डिसेबल है, उस केस में उस वजह से वो अगर नहीं मेंटेन कर पा रहा है तो यहां पर उसको कवर कर दिया। और चौथे में कहते हैं हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया। तो है कितने लोग, टोटल 4 लोग, ठीक है। तो एक आदमी यहां पर, यार यहां पर लिखा है एनी पर्सन। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लोग इसको भले इंटरप्रेट ना करें लेकिन यहां पर अलग ही मामला आता है। देखिए इसको मैं आपको बता देता हूं कैसे। यहां पर जो ओपनिंग लाइन लिखी है 144 या 125 सीआरपीसी में, कहते हैं इफ एनी पर्सन, इफ एनी पर्सन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पर्सन। पर्सन शब्द का मीनिंग क्या होता है, पर्सन का मतलब आदमी थोड़ी ही होता है, पर्सन शब्द का मतलब आदमी ही तो नहीं होगा, पर्सन में तो मेल भी इंक्लूड है, फीमेल भी इंक्लूड है, यानी हस्बैंड इंक्लूड है, वाइफ भी इंक्लूड है। लेकिन इसका यहां पर इंटरप्रिटेशन हमेशा क्यों निकालते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है ना, ये पिछले वाले में भी था और अभी भी है। इसको क्या करते हैं हम लोग, चैप्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि भाई ये जो चैप्टर लिखने का पर्पस क्या है, ये चैप्टर लिखने का पर्पस है वाइफ को मेंटेनेंस दिलाना, इस चैप्टर को डालने का पर्पस है बच्चों को मेंटेनेंस दिलाना, इस चैप्टर को ड्राफ्ट करने के पीछे का पर्पस है पेरेंट्स को मेंटेनेंस दिलाना। तो पेरेंट अगर कोई है तो अरे भाई मां भी हो सकती है पेरेंट और बाप भी हो सकता है, तो यानी मां भी देगी बच्चों को, बाप भी देगा, ये कहीं नहीं है कि सिर्फ बाप ही देगा, फादर ही देगा, मेंटेनेंस करेगा, ये कहीं नहीं मेंशन है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर अगर आप बेटा है तो बेटी भी धरेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी उठा लेगी पैसा प्रॉपर्टी और बेटी की ड्यूटी नहीं बनती माँ बाप के पीछे, सिर्फ बेटा ही मेंटेनेंस देगा, ये भी कहीं नहीं है। और ये रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है किसी धर्म और जाति का, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे आप यहूदी क्यों ना, किसी कास्ट से बिलोंग करें, किसी धर्म से बिलोंग करें, इसको कास्ट रिलीजन से लेना देना कुछ है ही नहीं इस पूरे चैप्टर को, इस लॉ को ही बेसिकली। तो कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है, अच्छा है, सोच अच्छी है, लेकिन यहां पर कुछ कुछ चीजें जो है ना कंफ्यूजिंग है। तो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया, कारण भी बताया। यहां पर लिखा तो एनी पर्सन है, तो एनी पर्सन में कौन कौन इंक्लूड हो जाएगा, यहां पर तो आदमी मेल इंक्लूड हो गया, तो यहां पर आपने मेल का मतलब हस्बैंड, तो हम लोग सीधा कहते हैं भाई हस्बैंड है वाइफ को मेंटेन नहीं, हस्बैंड है वाइफ को मेंटेन नहीं करता है। यहां पर्सन का मतलब कौन हो गया, फादर, फादर है बच्चे को मेंटेन नहीं करता है, मदर भी हो गई ना, मदर है सॉरी, मदर है बच्चे को मेंटेन नहीं करती है। उसी तरीके से सन है, तो सन है जो कि पेरेंट्स को मेंटेन नहीं करता है। उसी तरीके से डॉटर है, डॉटर भी पेरेंट्स को मेंटेन नहीं करती। तो ये सब यहां पर एनी पर्सन के अंदर कवर हो रहे हैं, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं, बहुत बारीकियां बारीकी से मैं बताऊंगा, सो टेंशन लीजिएगा। इसको एक दो नहीं 3 क्लास तक मैंने सोचा है कि डिटेल में बता दूंगा, जिनका जैसा भी प्रॉब्लम होगा सारा का सारा प्रॉब्लम इसके आगे है। चैप्टर्स ऐसे हैं या सेक्शंस ऐसे हैं जहां आपको बारीकी से समझना चाहिए, जो टाइम देना एक ही टाइम देना है, एक ही बार। ओके नाउ, अब यह कंडीशन बड़ी क्लियर हो गई, अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहां पर एक चीज और बताता हूं, यहां लेजिटिमेट इलेजिटिमेट। अब अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा कहता है कि जी पापा मेरे को, मेरे पिताजी सोकॉल्ड मेरे फादर जो हैं मेरे को मेंटेनेंस नहीं देते, मेरे को मेंटेनेंस नहीं देते, और वो आदमी कहता है जी मेरा बच्चा है ही नहीं, नाजायज बच्चा हो गया, एनडी तिवारी वाला केस, तो वो आदमी नहीं बच सकता है। अब यहां पर डीएनए घुस जाएगा, भाई ये मेरा बच्चा है कि नहीं है, ये वाली बात हो जाएगी। अब इसमें क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ऑफ द हाई कोर्ट्स, भाई बहुत हाईकोर्ट ने कहा कि अब इसमें एविडेंस एक्ट भी घुस जाएगा, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कहते हैं कि भाई जब बच्चा आपका है ही नहीं, मतलब मैं वैसा फादर हूं, मैं उस बच्चे का पिता है ही नहीं, तो मैं क्यों भरूं, मैं क्यों मेंटेन करूं, एंड हाउ ही कैन फाइल मेंटेनेंस अगेंस्ट मी, मेरे से वो डिमांड कैसे कर सकता है मेंटेनेंस का, जब मैं लीगली फादर हूं ही नहीं, आई एम नो वन, तो उस कंडीशन में कैसे वो मेरे से मांग सकता है मेंटेनेंस। यहां लिखने ने तो लिख दिया इलेजिटिमेट चाइल्ड, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, ये यहां पर वेग है।
तो इसीलिए इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हाईकोर्ट ने अपने हिसाब से कर रखा है। तो ये उसके लिए लागू होगा जहां पर इलीजिटिमेसी वाला मैटर आता है। तो इन जनरल एग्जाम के पर्पज से अगर बात करें तो कहीं नहीं आता है। प्रैक्टिस में जाएंगे तो जिनके लिए लगेगा उनके लिए है। मैं इसलिए उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, अगर लगता है तो आप उसके लिए अलग से पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। क्योंकि इलीजिटिमेसी के लिए फिर अलग से टॉपिक आएगा। इलीजिटिमेसी का मतलब क्या है, इलिजिटिमेट किसको कहेंगे, फिर एविडेंस एक्ट आएगा कि 280 दिनों के अंदर बच्चे का उत्पन्न हो गया, उसके पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, बुद्ध वाला इशू हो जाएगा। फिर पर्सनल लॉ भी अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए मुस्लिम का अलग एक्नॉलेजमेंट का पार्ट होता है, तो एक्नॉलेजमेंट में आएगा कि भाई पैटर्निटी मैटरनिटी वो वाला पार्ट आएगा। तो इलिजिटिमेसी क्या वो क्लेम कर दिया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक कंप्लीट इंटरप्रिटेशन का मुद्दा है। ठीक है। तो इसको नॉर्मली आप कहीं भी पूरे यूट्यूब में देख लीजिए, जाके कहीं भी देख लीजिए, आप किसी क्लास में कहीं भी देखिए, तो इसको सिंपल में बता दिया जाता है कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। वहां पर यह बताने का कष्ट कोई नहीं आपसे करेगा कि इलेजिटिमेट किसको कहेंगे, इलेजिटिमेट चाइल्ड कौन है, इलेजिटिमेट कब कहा जाएगा। जब आपने लिख दिया इलेजिटिमेट चाइल्ड को मिलेगा, तो फिर इलेजिटिमेट को क्यों नहीं मिलेगा, फिर वो एविडेंस एक्ट कहां से आएगा। ये बड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है। नाउ अगर मान लेते हैं इनमें से कोई भी है, ए बी सी डी, इनमें से कोई भी जिसको कि नहीं मिलता है मेंटेनेंस, ठीक है, अब कंडीशन देखते चलिए जरा ध्यान से। यहां पर वाइफ के लिए क्या कंडीशन दिया है कि अगर वाइफ है अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, अगर अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है, ठीक है। नाउ दूसरा, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड अनेबल टू मेंटेन इट सेल्फ, वो अनेबल है। नीचे देखिए अनेबल टू मेंटेन इट सेल्फ, और यहां पर भी देखिए अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ और हिमसेल्फ या हिमसेल्फ हर सेल्फ। तो जो भी अगर मेंटेनेंस के लिए केस फाइल कर रहा है उसका स्टेटस देखना काम है कोर्ट का। अगर आप एडवोकेट हैं तो आप जज को बताइए कि जनाब उसकी ये कंडीशन है। अगर उसके पास इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मेरी वाइफ के पास करोड़ों रुपए की इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, नाउ शी इज दी ओनर, और नहीं भी मान लो ओनर है, उसके बाप की प्रॉपर्टी है, एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट उसको मिलेगी प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी ले सकती है। तो जबरदस्ती हस्बैंड के घर में घुस के केस करके फाइल करना और बोलना अरे भाई मेरे को हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहिए, हस्बैंड कहता है मैं हस्बैंड हूं, मैं कहता हूं भाई तो मैं तो बेरोजगार आदमी हूं। तो यहां पर कोर्ट के अपने ओपिनियन, लेकिन यहां पर एज एन एडवोकेट कहना है भाई शी इज नॉट एनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, वो एबल टू मेंटेन है, शी कैन मेंटेन हर सेल्फ बिकॉज उसके बाप की प्रॉपर्टी है, और एज ए कोपार्टनर शी हैज अ राइट ओवर द प्रॉपर्टी। एक महिला हो, एक लड़की हो, एक बेटी हो, तो एज ए कोपार्टनर तुम्हारी हैसियत है, तुम प्रॉपर्टी मांग सकती हो, तुमको प्रॉपर्टी मिलेगी और तुम्हारे बाप को देनी पड़ेगी। जब मिलेगी तब तुमको लेना है, और जब मिल रही है प्रॉपर्टी, अब करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मान लो 3 बहनें हैं या 2 बहनें या एक बेटा एक बेटी है, तो सारी प्रॉपर्टी बेटे को थोड़ी जाएगी, बेटी को भी जाएगी। अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी तो 2.5 करोड़ तुम्हारे, 2.5 करोड़ उसके। तो 2.5 करोड़ में तुम्हारा मेंटेनेंस नहीं होगा जो हस्बैंड के पीछे लगी हो, हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल कर दिया। यहां पर वाइफ नहीं कह सकती है, एक कोर्ट को नहीं कहना चाहिए कि हाँ शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। ये चीजें देखी जाती हैं। अब उसका बाप चाहेगा नहीं कि लड़की के बाप की नहीं, मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा ही नहीं दूंगा, तो वो अलग कहानी हो गई। तो ना ना एक क्वेश्चन है, पूछ हाँ, सकता हूँ सर? बोलिए बोलिए बोलिए। वन के ऊपर ही है, जब हम लोग अनेबल टू मेंटेन, और हिंदी में बोले तो असक्षम, हाँ राइट? असक्षम साबित करना कैसे? अगर सपोज करो किसी क्लाइंट ने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये प्रूफ कर दे कि ये असक्षम है, हाँ। तो वो अपने आप को कैसे प्रूफ करेंगे कि एक महिला असक्षम है? क्या सर, फिर से एक बार रिपीट करना जबकि वो जरा। अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ में ये पॉइंट तो आ गया कि वो कमा कमा नहीं रही है या वो हाँ जॉब नहीं कर रही है। एक हाँ, वैलिड पॉइंट तो यहाँ पर आ गया लॉ अर्निंग पॉइंट नहीं है, कि अर्निंग वो जीरो है उसकी। अर्निंग नहीं है, राइट? हाँ अर्निंग जीरो है। हाँ पर ये कैसे साबित हो गया कि वो अर्निंग कर नहीं सकती? असक्षम होने का मतलब तो वो या तो मेंटली डिस्टर्ब हो, या अप्रोक्सीमेटली वो कहीं हैंडीकैप वगैरह हो, तब तक वो असक्षम की कैटेगरी में आती है, अगर हम ठीक उसको है। थोड़ा ब्रॉड वे में देखें तो, हाँ जैसा ठीक है मुझे लगता है। ठीक है ठीक है, अगर लेकिन हम इसमें कोई हाथ पैर हाँ, सही सलामत है, बताइए। सब कुछ है। लेकिन अब किसी हाँ, होती है ना महिलाओं की, कुछ महिलाओं की टेंडेंसी होती है, कुछ महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं। लेकिन जो आबादी के हिसाब से देखा जाएगा तो आप पैसे मान सकते हैं 50% या 60% होंगी महिलाएं जो सास बहू का सीरियल देख के अपना जिंदगी काट लेती हैं। तो वो कहेंगी कि हम अनेबल टू मेंटेन है, उनका हाथ पर सही सलामत है, दिखने में सुंदर है, पढ़ी लिखी है, जॉब कर सकती है, बिजनेस कर सकती हैं, लेकिन नहीं करती है। नाउ शी इज क्लेमिंग दैट शी अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, और कोर्ट भी अगर वो कहे कहता पहले है। मैं जॉब करती थी और अब बाद में नहीं कर रही है, तो तब तो भाई आपके अंदर तब कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। बट अभी हो हाँ, सकता है कि कोई यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें आती हैं कि नाउ वेदर शी इज इन हाँ, कंडीशन किसी कैन ज्वाइन इन जॉब और कंपनी और प्राइवेट और सरकारी जो भी है, जॉब कर सकती है नहीं कर सकती है।
यहाँ पर कोर्ट्स ओके। का जो व्यू है, मैं आपको सिंपल भाषा में एक लाइन बताऊं, हालांकि एज एन हाँ। एडवोकेट हम लोग इस चीज को नहीं मानते हैं टेक्निकली, लेकिन अगर कहें तो कोर्ट का जो व्यू होता है बस इतना देखते हैं कि भाई आप अर्निंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर उनकी हाथ पर सही सलामत है, ठीक ठाक दिखती हैं, हाँ। अपाहिज नहीं है, नॉट मेंटली नॉट हाँ। फिजिकली डिसेबल, उस कंडीशन में फिर भी अर्निंग जीरो है तो उनको कहेंगे अनेबल टू मेंटेन। उनको ये नहीं कोर्ट कह सकती है कि हाँ जाओ आप जाके नौकरी करो। अगर वो नौकरी कर अब रही है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो कोर्ट ये नहीं कहेगा, कोई जज साहब ये नहीं कहेंगे ठीक है मैडम आप जाओ कल जल के नौकरी अप्लाई करो कहीं भी जाके। क्योंकि आज के डेट में हर लड़की पढ़ी लिखी है, मोस्टली मेरे फ्रेंड की वाइफ है, एमबीए कर रखा है। जब एमबीए कर रखा है, शादी के 2-4 साल हो गए, उसके बाद बोला उसने कि अब तुमने एमबीए कर रखा है चलो तुमको जॉब वॉब लगवा देते, बोले अरे नहीं जॉब नहीं करना मुझे। क्यों? क्योंकि शादी करने के लिए मैंने एमबीए करी, कि किसी अच्छे लड़के से शादी हो जाए, जॉब जॉब वाले लड़के से, इसलिए तो मैंने एमबीए करी। अब शादी हो गई तो अब नौकरी कौन करने जाएगा? दिस इज द सिचुएशन। दिस इज द सिचुएशन, अब करना ही, अब डिग्री इसीलिए ली जा रही है, डिग्री सिर्फ ली जा रही है। तो ये बट ये प्रैक्टिकली सर, ऐसा ये होता है। हाँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आके थोड़ा सा लॉ पॉइंट भी क्लियर हो गया है, हमारा मेरा तो क्लियर हुआ है। बट अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमने किसी ने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया ऑर्डर 8 रूल 6 ए के तहत में कि ये जो पिटिशनर है वो ये साबित कर दे कि वो असक्षम है, देन सामने वाले पार्टी क्या रिप्लाई दे सकती है? वहां क्वेश्चन आ जाता है कि वो असक्षमता कैसे साबित करेगी हम्म। टेक्निकली, क्योंकि सामने वाला वकील को अगर मतलब घुमाना हो तो। क्योंकि असक्षमता में होने एक पॉइंट तो यहाँ पर आ रहा है कि वो कमाना नहीं चाहती है। हम्म। और शायद दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जिसके अंदर में ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि पढ़ी लिखी महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती है ना। और सुप्रीम कोर्ट भारी पड़ जाएगा ना दिल्ली हाई कोर्ट पे। वो दिल्ली हाई कोर्ट है तो दिल्ली के लिए बोल सकती है। दिल्ली में महिलाओं का ओके। वो कंडीशन हो सकता है, अब गोवा की महिला कहेगी तो मान सकते हैं, लेकिन अगर आप यही बात कहेंगे जाके यूपी में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल, चले कलकत्ता का कुछ रीजन में, आप एकदम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे वहां पर, केरला में बोल सकते हैं, उन सब में बोल सकते हैं। लेकिन ये इसीलिए तो है कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट होता है वो अपने सो कॉल्ड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तक ही सीमित होता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट दिल्ली तक ही मुबारक है आपका, बस उसका आप इस्तेमाल करिए दूसरे कोर्ट में, लेकिन कर नहीं सकते, वो उसको अथॉरिटी नहीं लेंगे, उसको अथॉरिटी के तौर पर नहीं लिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट हरियाणा में नहीं लागू होगा, हरियाणा का जजमेंट दिल्ली में लागू नहीं होगा। आप कोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको कि हरियाणा हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसे किया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे जजमेंट दिया है, बट कुछ होना नहीं है, वो माने ना माने उनकी मर्जी होती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अगर महिला के पास प्रॉपर्टी है तब भी वो असक्षम नहीं कहलाई जाएगी अगर उसके नहीं फादर के पास कहलाएगी उसको, प्रॉपर्टी है? आपको उसके लिए तो मैं तो, हम मैं खुद कहता हूं, मैं तो लड़ता हूं इस बात के लिए। अगर महिला के पास इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या महिला को उसके हाँ। गार्जियन नहीं देते हैं, तब तो मैं लड़ता हूँ उसी हाँ। इस बात के लिए। मैं मेरा पर्सनल भी बता रहा हूँ कि भाई उसको उस हाँ। कंडीशन में नहीं मांगना चाहिए, यस्टरडे उसको आपने ये बिल्कुल नहीं ये मांगना पॉइंट भी चाहिए। क्लियर किया था। सर यस्टरडे भी आपने एंसेस्टर शायद ये क्लियर किया प्रॉपर्टी से सर हाँ। इनकम कोई होती है सर? हाँ। खर्चा कहाँ से चलेगा? एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर है तो खर्चा उसको, कहाँ से, हाँ, उससे मेंटेनेंस कैसे हो जाएगा सर? बिल्कुल ठीक है। अब इस पे, अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम अनेबल कैसे बताएंगे कि वो मेंटेन नहीं कर सकती है? अगर मान लीजिए मेरे खर्चा पास, मैं खर्चा नहीं चला सकती सर, खर्चा नहीं चला सकती डे टू डे का, अनेबल है इसलिए। हाँ तो ठीक है, मैं आपकी बात पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आता हूँ। इसमें इसलिए तो मैंने कहा कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि भाई मेरे पास फ्लैट है, मकान है, जमीन है, लेकिन अब उसमें मेरा डे टू डे लाइफ के लिए अर्निंग कहाँ से हो रहा है? तो अब सारा का सारा जो हमारा है, जो लमसम वाला पार्ट है, दो पार्ट हो गया ना। एक तो हो गया गुजारा भत्ता, जिसमें हम लोग बात करेंगे आगे, अभी इसमें सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे। एक होता है गुजारा भत्ता, और एक होता है लमसम अमाउंट, कि भाई हमें इतना दे दो, या मंथली वाली बात कर लो। तो अगर मेरे पिता के पास, सपोज मैं लड़की हूं और मेरे पिता के पास प्रॉपर्टी है, और मेरे को गोपासनरी प्रॉपर्टी में मिल गया 2 करोड़ का फ्लैट, तो मैं उस 2 करोड़ रुपए के फ्लैट का कुछ तो कर सकती हूँ। ऐसे भी जजमेंट है हमारे यहाँ, झारखंड हाई कोर्ट के जजमेंट है, आपको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, कुछ जजमेंट्स हम लोगों ने ऐसे देखे हैं जिसमें ये कहें कि हाँ भाई आपके पास है, आप उस प्रॉपर्टी का आप अपने सही तरीके से, इन जो फाइनेंस क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं उनके साथ को टाई अप करके या उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आप अपना जो है अच्छा लाइफ कर सकते हो। अब उसमें क्या कंडीशन थी वो भी बताता हूँ। हस्बैंड वॉज नॉट वर्किंग, हस्बैंड कहीं जॉब नहीं कर रहा था, या कहिए कि सिंपल भाषा में कहें तो प्राइवेट नौकरी कर रहा था, जॉब कर रहा था कंपनी में, एमएनसी में, नौकरी छोड़ के बैठ गया जानबूझ के कि मेंटेनेंस मुझे ना देना पड़े। यही तो उनकी होती है चालाकी कि नहीं देना पड़े। अब वो बैठ गया तो नाउ ही इज अर्निंग जीरो, तो वो जीरो है। वो तो खुद कह रहा है कि मैं तो माँ बाप की रोटी तोड़ के खा रहा हूँ।
और मेरे से मेंटेनेंस मांग रही है, तो मैं कहाँ से दूंगा मेंटेनेंस, बताओ। तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े सारे जजमेंट हैं कि भाई आप भीख मांग के दो, आपकी बॉडी ठीक ठाक है, आप कुछ भी करो, लेबर बनो, मजदूर बनो, सब बनो। तो यही बात यहाँ पर इसके लिए आई कि भाई प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो आप उसके साथ आप कोऑर्डिनेट करके या उसके साथ टाई अप करके जिस तरीके से भी आप मैनेज करके आप ऐसा कर सकते, इसके लिए कहा है। हाँ, ये किसी किसी केस में आपकी बात अपनी जगह पर सही है कि मान लीजिए घर मिल गया रहने के लिए, एक छत मिल गई, लेकिन डेली का दाल चावल रोटी जो है, अपना डेली जो नीड्स है, वो कहाँ से आएगी, इस बात के लिए मैं मानता हूँ इसमें कुछ हद तक है। लेकिन अब यहाँ हस्बैंड की अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वो तो टेक्निकली जीरो है, लीगली भी जीरो है, क्योंकि उसने तो जॉब ही छोड़ दिया, ही इज नॉट अर्निंग। ये वाली सिचुएशन है दोनों के साइड से। चलिए सर अभी ये वाला और जो भी निकलेगा। हाँ पॉइंट जी। आपने नहीं सर, ये वाला जो पॉइंट आपने प्रॉपर्टी वाला बताया है ना, हाँ। राइट, ये हाँ। यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलता है, ये मैं खुद ही बोल रहा हूँ, नहीं मिलता है, कोई नहीं कि सब कोई ये बताएंगे ये नहीं। बहुत 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 डेप्थ में जाना पड़ेगा इसके लिए, वो कोई जाता नहीं है सर। हाँ। नहीं, इसके पीछे रीजन है ना, जब आपको कानून ने, हिंदू सक्सेशन एक्ट ने, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट ने साफ साफ सेक्शन 6 बना के दिया है कि आप क्या को पार्टनर हैं। अब जैसे हमारे यहाँ सर्वे होती है लैंड की, तो लैंड की सर्वे में बेटी, लड़की, बहू, यानी कि जो सो कॉल्ड लड़कियां हैं, घर की महिलाएं हैं, उनका नाम डालना जरूरी है। आप उनका नाम हटा नहीं सकते हैं कि लड़की की शादी हो गई, मेरी बहन की शादी हो गई मान लीजिए, तो मैं उसका नाम काट दूंगा रजिस्टर में से, ना ना, वो तो हिस्सेदार नहीं है, हिस्सेदार है। अब भले इसमें ये बहुत थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स मामला हो गया, या टेक्निकली नहीं, लड़कियां महिलाएं नहीं लेना चाहती हैं कि भाई अपने भाई से क्या लेना, या उनके होता है ऐसा टेंडेंसी, सोच होती है। लेकिन जहां पर है वहां पर की बात कर रहा हूँ, ये एक मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। मैं लीगल एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ, तो लीगल एस्पेक्ट में यहाँ वहां पर मिल हम, जाएगी। चल कोई लीगल बात नहीं, एस्पेक्ट अच्छा में ही हम मिल लोग को जाएगी। ये बस समझना है कि अनेबल टू मेंटेन का मतलब क्या होता है, हम उस पर्सपेक्टिव पर बात कर रहे हैं। कोर्ट का क्या कहना है उस पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं। मैं मेरे घर से इसमें नहीं कुछ कहूंगा, जो मेरे घर से यानी मेरे माइंड से कहना, वो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि ये अगर हम लोग एज एन एडवोकेट है तो हम लोग इस बात के लिए कंटेस्ट करते हैं, फाइट करते हैं। ठीक है। तो अगर ये वाला सिचुएशन होगा तो यहाँ पर देखिए फिर एक गड़बड़ी इन्होंने कर रखी है। गड़बड़ ऐसे नहीं है, लेकिन नॉर्मली गड़बड़ी कही जाती है कि मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को यहाँ पर पावर दिया है, जो कि एक्चुअल में रियल लाइफ में होता नहीं है। यहाँ पर जहाँ कहीं भी फैमिली कोर्ट अगर है, जिसको हिंदी में कुटुंब न्यायालय बोलते हैं, जहाँ कहीं फैमिली कोर्ट है, वहाँ के फैमिली जज जो होते हैं, प्रिंसिपल फैमिली जज, उनके पास ये मामला लगेगा सीधी। ऐसे यहां पर कहते हैं क्या है कि मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाएगा, जिनके पास बहुत पावर होती है भाई, 3 साल तक जेल भेजने की पावर होती है। सो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मे अपॉन प्रूफ ऑफ सच निग्लेक्ट, अब ये प्रूफ होने पर, सबूत होने पर, साक्ष्य नहीं, साबित होने पर कि नेग्लेक्ट किया, रिफ्यूजल किया, वो ऑर्डर कर सकते हैं उस पर्सन को कि तुम क्या दोगे, मंथली अलाउंसेस दोगे, यानी कि हर महीने महीने भत्ता दोगे। इसको हिंदी में बोलते हैं मासिक भत्ता। मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और चाइल्ड और फादर और मदर एट सच मंथली रेट, जो उनको सही लगे। नाउ सच मंथली रेट एज सच सॉरी, magistrate thinks fit and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। तो यहां पर फर्स्ट पैरा में बहुत क्लियर मेंशन करा इन्होंने, और फर्स्ट पैरा में कहते हैं कि ये मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, ये डिसाइड करेंगे मंथली अलाउंसेस। यहां पर बात किसकी होती है, मंथली अलाउंस के लिए, मासिक भत्ता। क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट में है। नाउ प्रोवाइडेड, बशर्ते कि मजिस्ट्रेट में ऑर्डर, मजिस्ट्रेट आदेश दे सकते हैं, फादर ऑफ ए फीमेल चाइल्ड, अब ये फीमेल चाइल्ड अगर बेटी है तो रेफर टू इन क्लॉज बी। क्लॉज बी का मतलब जायज या नाजायज है, लड़की है, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, दोनों केस में उसको अलाउंसेस देने के लिए मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं अनटिल शी अटेंड हर मेजोरिटी, जब तक वो मेजोरिटी अटेंड नहीं करती है। यानी अगर कोई लड़की है, अगर कोई लड़की है, जब तक उसकी मेजोरिटी यानी 18 साल की आयु कंप्लीट नहीं करती है, तब तक मजिस्ट्रेट साहब ऐसा कर सकते हैं कि उस फीमेल चाइल्ड को मेंटेनेंस के लिए, अलाउंस के लिए बोल सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं। इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, इस बात से मजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाइड हैं कि जो हस्बैंड है उस फीमेल का, फीमेल चाइल्ड का, इफ मैरिड इज नॉट पोसेस्ड ऑफ सफिशिएंट इनकम, मतलब या सफिशिएंट मीन, सॉरी, तो मतलब ये निकल गया कि ये भी, ये मतलब समझ में आ रही है बात, ये खुद ही कानून तोड़ने वाली बात होगी। अगर मैं सिर्फ हिंदू सक्सेशन एक्ट से बात कर लूं और हिंदू फैमिली लॉ से बात कर लूं,
हिंदू मैरिज एक्ट से बात कर लूं, तो वहां पर कहते हैं 18 साल की आयु चाहिए और 21 साल का लड़का चाहिए। तो 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी कर रही है, उसको वैलिड करे। तो हिंदुओं के केस में, मुस्लिम पर ये लागू होगा तो चलेगा। मुस्लिम में क्या होता है, प्यूबर्टी के एज पर ही निकाह हो जाती है, उससे 15 साल की आयु पर भी हो जाएगी। तो यहां पर अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम लड़की है, तो इसमें मुस्लिम लड़की के केस में उसके पिता के ऊपर ये लाइबिलिटी आ गई कि वो, उसके पिता जो हैं वो देंगे मेंटेनेंस इन केस उसके हस्बैंड के पास सो कॉल्ड सफिशिएंट मींस नहीं है। मजेदार पार्ट थोड़ा सा ये हो जाता है, या आप ये कह सकते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट ये हो जाता है कि मुस्लिम के अंदर, मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये बात आती है कि दोनों के लिए एज ऑफ प्यूबर्टी मायने रखती है। यानी अगर लड़का और लड़की दोनों की एज ऑफ प्यूबर्टी आ गई है तो निकाह हो जाएगा। अब लड़का कमाता हो ना कमाता हो, दैट इज ए डिफरेंट इशू। अब यहां पर दोनों के लिए एज ऑफ प्यूबर्टी मोटे तौर पे लें तो 15 साल हो जाती है। 21 साल का उसमें इंतजार नहीं होता, इतना तो पक्का है। अगर निकाह करने पर कोई रहे तो, खैर पढ़े लिखे जो मुस्लिम्स होते हैं वो थोड़ा लेट ही उनके यहाँ शादियां होती हैं, वो अलग बात होती है। तो ये वाला पार्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। तो दो पार्ट हो गया, पहले पार्ट में मंथली अलाउंस, दूसरे में कहा कि अगर शादीशुदा अगर लड़की है, बेटी है, तो भी उसका मेंटेनेंस बाप करेगा। ये मत कहिएगा कि फिर उसका पिता कर, सॉरी उसके हस्बैंड करेगा। कब? अगर उसके हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस नहीं है, तब उस केस में उसका सो कॉल्ड पिता ही उसका मेंटेनेंस ही करेगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रोवाइजो, क्या लिखते हैं, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस, यानी मंथली अलाउंस के लिए सबसे पहले प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो में बात हुई है, यानी सॉरी फर्स्ट पार्ट में ही बात हुई है। तो यहां पर जब मंथली अलाउंस के लिए जब अगर प्रोसीडिंग चल रही है, पेंडिंग है, उस दौरान अंडर दिस सबसेक्शन कोर्ट क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास ऑर्डर सच पर्सन, उसी पर्सन को टू मेक अ मंथली अलाउंसेज फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस। तब एक हो गया मंथली अलाउंसेज और दूसरा हो गया इंटरिम मेंटेनेंस का मंथली अलाउंसेज। तो दो चीजें हो गई ना, यहां पर हो गया मंथली अलाउंसेज, जो फाइनल आपको मिलेगा मेंटेनेंस, ये हो गया मेंटेनेंस के लिए। और दूसरा आप कह रहे हो फिर से कि भैया मंथली अलाउंसेज दो, और उसमें आप भरो क्या, इंटरिम मेंटेनेंस, टेम्पररी मेंटेनेंस, ये टेम्पररी मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस। नाउ लेट्स सी ऑफ हिज वाइफ, चाइल्ड, फादर मदर जो भी है, एंड और इसके अलावा और भी देना है, एक्सपेंसेज ऑफ सच प्रोसीडिंग विच द मैजिस्ट्रेट कंसीडर रीजनेबल एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। सो एक्सपेंसेज ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। तो अब यहां पर दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात हो गई कि भाई इंटरिम मेंटेनेंस तो देना ही देना है, प्लस एक्सपेंसेज भी देना है, ये हो गया। और ये कहां से आ रहा है, यहां पर, यहां वाला पार्ट यहां पर है, मजिस्ट्रेट साहब अलाउ कर सकते हैं, मे है, कर सकते हैं ड्यूरिंग। तो ओरिजिनल पिटीशन अगर मेरा है, तो ओरिजिनल पिटीशन मान लीजिए मैं वाइफ की तरफ से बात कर रहा हूं, तो अगर मेरा ओरिजिनल पिटीशन तो यही है 125 या सेक्शन 144 जो बीएनएसएस है, वो बेसिकली मंथली अलाउंसेज फॉर मेंटेनेंस के लिए हम फाइल कर रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रोविजन ये दिया है कि भाई ठीक है, इसका मतलब बड़ा अमाउंट जो भी है, लेकिन यहां पर कहते हैं कि आप तत्कालिक तौर पर यानी टेम्पररी तौर पर भी मजिस्ट्रेट जो है आदेश दे सकते हैं इंटरिम मेंटेनेंस प्लस एक्सपेंसेज के लिए। तो अगर आप देखिए तो ये भी चल रहा है, ये तो फाइनल है, ये फाइनल आउटपुट होगा, दिस इज द फाइनल आउटपुट, ये फाइनल आउटपुट है या फाइनल आउटकम है। और ये हमारा क्या है, तात्कालिक है। जैसे ही कोर्ट में केस लगा, नहीं पार्टी ने अगर एप्लीकेशन अगर डाल दिया, हमने ऐसे एप्लीकेशन डाल दी, तो ये तुरंत हमारे को कोर्ट अलाउ कर सकती है, क्योंकि इसमें कहा है 60 दिन के अंदर अंदर, वो वाला पार्ट है ना। क्वेश्चन इज दैट, अब आ रहे थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको खत्म कर लेते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंसेज पहला वाला, दूसरा वाला फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस दूसरा, एंड इसके साथ दोनों अटैच है। तो एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग अंडर द सेकंड प्रोवाइजो साफ साफ लिख भी दिया है, शैल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू सच पर्सन। मतलब अगर वाइफ ने केस फाइल करा तो हस्बैंड को मिल गई नोटिस, वाइफ ने केस फाइल करा मेंटेनेंस का, हस्बैंड को मिली नोटिस, तो जिस तारीख को नोटिस मिली है उस तारीख से, सर्विस होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर अंदर अगर संभव हो सके तो डिस्पोज ऑफ करिए। ये नहीं लिखा है कि आपको हर हालत में करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, नहीं, ये यहां पर इन्होंने लिख दिया एज फार एज पॉसिबल, इसलिए 1 साल भी चल जाता है, 2 साल भी चल जाता है, 3 साल। और लोग आके पूछते हैं सर 60 ही दिन तो लिखा है, तो भैया 60 दिन लिखा है, इसके पहले भी कुछ लिखा है, ये भी पढ़ लिया करो थोड़ा सा, जब पढ़ने का शौक है तो यहां पर तीनों में से कोई भी, यानी अगर मैं दो ही बताऊं, मंथली अलाउंसेज और इंटरिम मेंटेनेंस, दोनों की एप्लीकेशन आपको 60 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करनी है, जो कि प्रैक्टिकल में कभी होता नहीं है।
ठीक है। हाँ, आप बोलिए सर क्या कह रहे हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बोलिए। सर सवाल यहाँ पर ये है कि अगर वो 60 दिन में डिसाइड नहीं होती है इंटरिम की एप्लीकेशन, हाँ, नॉट फाइनल, और तो क्या बाद में भी मजिस्ट्रेट जब डिसाइड करते हैं तो डेट ऑफ एप्लीकेशन से ज्वाइन वो करेंगे मेंटेनेंस का ऑर्डर? वो वाला पार्ट आएगा सर, अभी बताएंगे, उसमें टेंशन नहीं अच्छा। लीजिए। वो आएगा, अभी अच्छा अच्छा, आएगा, उससे उसमें है, पहले। वो है, वो है सर उसमें। इसमें शेल भी लिखा है इंक्लूडेड। सर, मे हाँ, कोई लिखा है शैल भी सर? लिखा हुआ है सर? शैल भी लिखा हुआ है, बिल्कुल सर, सही बोल रही है मैडम आप, बिल्कुल दुरुस्त है, शैल लिखा हुआ है। लेकिन एज फार हम्म, एज पॉसिबल भी इन्होंने डाल रखा है ना, शैल कॉमा लगा करके, शैल कॉमा एज फार एज पॉसिबल। अगर ये एज फार एज पॉसिबल हटा देते, तब जी ये जी। मैंडेटरी हो जाता कि हर 60 दिन में ही तुमको करके देना, यानी लिमिटेशन बन जाती है इनके ऊपर कि आपको 60 दिन के अंदर ही करके देना है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा वाला पार्ट है, उस पर भी आएंगे, अभी बहुत कुछ है तो बता देते हैं इसे। इसके सर ये अलावा फादर टू मेंटेन, फादर वाला जो पार्ट आता है, राइट, हस्बैंड के पास सफिशिएंट मील, अगर हस्बैंड निगलेक्ट नहीं करता है या एप्लीकेशन लगा देता है, वो अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता है या रखना चाहता है, सपोज कर लेते हैं, राइट, तब भी क्या कोर्ट के पास पावर होती है कि वो इंटरिम लगा दे? रखना चाहता है, रहती है क्या पार्टी? नहीं, पार्टी तो सिर्फ पैसा लेने के लिए आती है। तो बस, तो कोर्ट को तो बहुत सवाल कुछ ये देखना है, कोर्ट को बहुत कुछ सर देखना कोर्ट्स में सब धींगा है। मस्ती चलती है इस टाइम तो, वही इसमें कह रहा हूँ। 144 में हाँ, देखिए मैं अब इस, कानून एक तो कोई और देखता मजेदार नहीं। वाली बात है कि इसमें जब है। भी इंटरिम डिसाइड करना है तो हम्म, अकॉर्डिंग टू रजनीश वर्सेस नेहा के गाइडलाइंस के हिसाब से ही करना होता है ना? हाँ, उस पे भी आएंगे, टेंशन मत ले, सब अच्छा। बताएंगे। अभी देखिए थोड़ा सा, अभी ये वाला पार्ट अभी कवर किया है। अब इसमें से क्या है ना, देखिए जो सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3, तो इसमें मैं सिर्फ आपको सब जो फर्स्ट जो सेक्शन है ना 125 या 144, ये मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इसका जो है ना पूरा डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर है, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग अपने लेवल से भी इसको पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपके पास टाइम भी मिलेगा 2 दिन का। मैं इसको 2 क्लास और रखूंगा, या 1 से 2 क्लास, जितने भी इसमें से जो जहां तक मेरे पास अपडेटेड केसेज हैं या आपके पास हैं, उसमें कोई इशू है तो आप मेरे को बता देना पहले ही, लेकिन फॉरवर्ड कर देना कि ये वाला टॉपिक पर यहाँ पर इशू है, इस जजमेंट में यहाँ पर इशू, आप पहले मेरे को फॉरवर्ड कर दोगे, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट। ठीक है। डन सर। अब थोड़ा सा आते हैं इस पार्ट पर। हाँ, लेकिन कोशिश ये करिएगा आप लोग सबके लिए कि इसी पार्ट से रखिएगा कन्फाइन करके, नहीं तो पता चला कि और कहीं चला गया तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि शुरू होती है मेंटेनेंस से, चल के चाहिए कहीं और, तो वो ऐसे में बहुत गड़बड़ हो जाती है, वो सीधा प्रैक्टिस का मामला हो जाता है उसमें। ठीक है, चलिए अब थोड़ा जल्दी से सबसेक्शन 2 पर आते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी पेएबल। अब जो है उसका जो आप आंसर ढूंढ रहे हैं, मोटा मोटा यहाँ पर जो प्रोविजन है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये लेजिस्लेटिव प्रोविजन है, भारत सरकार ये कहती है, भारत सरकार का कानून ये कहता है। हाई कोर्ट कुछ और कह सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ और कह सकती है, लेकिन जो भारत सरकार का कानून क्या कह रहा है वो मैं बता रहा हूँ। सो नाउ सी, बी पेएबल कहां से, तो कब से देंगे, बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, जिस तारीख को ऑर्डर हो रहा है उस तारीख से, या यदि ऑर्डर किया जा चुका है तब, इफ सो ऑर्डर्ड, यदि पहले ही आदेश दिया जा चुका है तब, उस केस में एप्लीकेशन की तारीख से। अब दो चीजें हैं, डेट, ऑर्डर की तारीख से, आदेश की तारीख से, या इफ सो ऑर्डर्ड, यदि पहले से आदेश दिया जा चुका है, फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस में बी। तो कब हो जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, और अगर आदेश दिया जा चुका है पहले से तो फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। इसको भी समझेंगे, डोंट वरी, सब कुछ है। मैं अभी इसको एक सिंपल एक बेयर रीडिंग करके बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या है। तीसरी बात, सबसेक्शन 3, यदि कोई पर्सन जिसको कि आदेश दिया जा चुका था मेंटेनेंस देने का, अगर वो फेल कर जाए तब क्या होगा, तो कहते हैं फेल कर जाएगा विदाउट सफिशियंट कॉज टू कंप्लाई, बिना किसी सफिशियंट कॉज के अगर वो फेल करता है, तो एनी सच मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने आदेश दिया था, फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर, हर एक ब्रीच के लिए, आदेश के हर एक ब्रीच के लिए वो इशू कर सकते हैं वारंट फॉर लिविंग। देखिए इसलिए मैं कहता हूं वारंट अलग अलग टाइप का होता है, अभी तक आपको 3 टाइप के वारंट आपको सामने से मिले होंगे। एक जो आपको मिला होगा वारंट ऑफ अरेस्ट मिला होगा, अभी एक मिला होगा सर्च वारंट, और ये तीसरा मिल गया आपको सामने से वारंट फॉर लिविंग द अमाउंट, वारंट फॉर लिविंग द अमाउंट ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड सो एंड सो।
तो यहां पर क्या निकालेगा, जितना मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया, तो हर एक नॉन कंप्लायंस ऑफ दैट सो कॉल्ड ऑर्डर, यहां पर जो भी पनिशमेंट पार्ट आप कहें, जो पेनाल्टी है, वो किस बात के लिए मिल रही है, नॉन कंप्लायंस के लिए मिल रही है। मजिस्ट्रेट ने आदेश किया कि भैया इसको 5,000 रुपया देना है पर मंथ, हम नहीं दे रहा है, तो जितना आदेश जो ब्रीच हो रहा है ऑर्डर का, उसके लिए वारंट जाएगा। वारंट किस बात के लिए, वारंट फॉर लेविंग द अमाउंट, अमाउंट लेने के लिए, ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड। कैसे, तो देखिए जिस तरीके से फाइन वसूला जाता है, फाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। जैसे कोई आदमी, अगर सिंपल मैं कहूं कि अगर चोरी करता है, थेफ्ट, और उसमें उसको सजा हो जाती है, कन्विक्शन हो जाता है, तो उस केस में 3 साल तक के लिए जेल हो सकती है, और मान लीजिए कि यहां पर फाइन लग सकता है। तो फाइन मान लीजिए 10,000 रुपया है। अब ये 10,000 रुपये का जो रकम वसूला जाएगा उसको बोलते हैं फाइन वसूलना, यानी कि लेविंग फाइन। तो यहां पर वही जैसे फाइन वसूला जाता है, उसी तरीके से यहां मेंटेनेंस का अमाउंट वसूला जाएगा। ये यहां पर क्लियर करा है। एंड मे, और यहां पर मे लगा हुआ, दे सकता है, मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है। भारत सरकार कह रही है कि भैया मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है, क्या कर सकता है, सेंटेंस दे सकता है, सजा। सजा में क्या देगा, फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ्स अलाउंस फॉर दी मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस। अब देखिए मजिस्ट्रेट को क्या है, ऑर्डर करने का पावर है, ऑर्डर कर देगा। मतलब अगर इंटरिम मेंटेनेंस के लिए कहा कि चलो भाई इंटरिम मेंटेनेंस दे दो 2,000 रुपया, नहीं दिया। एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग दे दो 2,000, जी ने टोटल 4,000 दे दो, नहीं दिया। या फाइनल मेंटेनेंस का आदेश दिया, नहीं दिया। तो कहते हैं कि चाहे कुछ भी, किसी भी ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करता हो, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर का नॉन कंप्लायंस करता हो, चाहे वो ओरिजिनल मेंटेनेंस के ऑर्डर का नॉन कंप्लायंस करता हो, चाहे वो एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग के ऑर्डर का नॉन कंप्लायंस करता हो, एज द केस में भी, यहां पर कहते हैं रिमेनिंग अगर अनपेड है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, वारंट के एग्जीक्यूशन के बाद, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ। तो 1 महीने तक के लिए जेल है बस। सो 1 महीने की सजा होगी, या जब तक की पेमेंट नहीं होता है, इफ सूनर मेड, दोनों में। ठीक है। सो नाउ दिस इज द सिचुएशन। नाउ इसके साथ 2 प्रोवाइजो अटैच है। 2 प्रोवाइजो में क्या है, नो वारंट शैल बी इश्यूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू, चाहे 1,00,000 ड्यू हो, चाहे 5,00,000 ड्यू हो, चाहे 50,000 ड्यू हो, चाहे 10,000 ड्यू हो। वारंट आप कब तक जारी नहीं करेंगे, मजिस्ट्रेट कब तक वारंट जारी नहीं करेंगे, यानी कब वारंट जारी होगा, कब वारंट जारी नहीं होगा। तो कहते हैं नो वारंट शैल बी इशूड, शैल लग गया, यहां एज फार एज पॉसिबल नहीं लगा हुआ है। ठीक है। सो नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट, किसी तरह का कोई भी वारंट जारी नहीं किया जाएगा यदि जो वसूलना है आपको, उसके लिए आपने 1 साल के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन मूव नहीं किया है। सो यहां पर क्लियर करा है, अनलेस एप्लीकेशन बी मेड टू द कोर्ट टू लेवी सच अमाउंट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो भाई मेरा अगर ड्यू है, मान लीजिए मैं हस्बैंड हूं, मैं पैसा नहीं दे रहा हूं, तो मेरी वाइफ की ड्यूटी बन गई कि 1 साल के अंदर अंदर उसने क्या करना है, एप्लीकेशन मूव करना ही करना है, तब जाकर के मिलेगा। लिमिटेशन पीरियड, तो लिमिटेशन कितना है, 1 साल का। लास्ट प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन कंडीशन ऑफ हर लिविंग विथ हिम। मान लीजिए मैं हस्बैंड हूं और मैं कहता हूं कि भाई मैं तुमको मेंटेनेंस दूंगा, ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ, मैंने मेंटेनेंस का ऑफर दिया कि मैं तुमको मेंटेन करूंगा, ओके, अच्छी बात है। नाउ लेकिन कंडीशन क्या रख दी मैंने, लिविंग विथ हिम, मेरे साथ रहना पड़ेगा। एंड शी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हिम, और वो मना करती है, नहीं 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 रहूंगी। सच मैजिस्ट्रेट मे कंसीडर एनी ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल। भाई मजिस्ट्रेट साहब की यहां पर ड्यूटी बन गई कि मजिस्ट्रेट साहब इस बात को कंसीडर करेंगे, आफ्टर ऑल तुम क्यों नहीं रहना चाहती हो साथ में। जब तुम्हारा मर्द, तुम्हारा हस्बैंड सो कॉल्ड तुम्हारे को रखना चाहता है, तो तुम क्यों नहीं रहना चाहते हो उसके साथ, व्हाट इज द रीजन। वो ग्राउंड कंसीडर करना है मजिस्ट्रेट को। सो मजिस्ट्रेट मे कंसीडर एनी ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल स्टेटेड बाय हर एंड मे मेक एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, नॉट विद स्टैंडिंग तो पर भी सच ऑफर इफ ही सेटिस्फाइड दैट देयर इज ए जस्ट ग्राउंड फॉर सो डूइंग। तो मजिस्ट्रेट साहब को क्या करना है, वो कंसीडर करना है, उसके बाद ही आदेश देना। अब महिला मान ले कह दे नहीं इसके साथ तो रहेंगे नहीं, इसकी शक्ल खराब है, पैसा नहीं कमाता है, ये शादी के लायक नहीं है, तो खुद ही जब कह रही है तो नहीं रहना है, तो भाई नहीं रहो। तो क्या ग्राउंड्स हैं, क्या वो ग्राउंड जेन्युइन है। यहां पर अगर मैं आपको सीधे शब्दों में कहूं तो बहुत कुछ ना होता है, ऊपर ऊपर चला गया है।
लेकिन यहां पर सीधे सीधे सिर्फ मेंटेनेंस के पार्ट को कंसीडर करना है। यहां पर सब में मे लगा हुआ है, मैंने कोर्ट को कहा कि आप कर सकते हो, ना भी करे तो चलेगा, डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रेशन है। भाई कहा मेंटेनेंस देना है, बस आपने काम किया है, आपका काम है, जज का काम है, मजिस्ट्रेट का काम है मेंटेनेंस के लिए आदेश करो। कंडीशन यहां पर इन्होंने साफ साफ लिखा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि भाई पैसा दूंगा, मेंटेनेंस करूंगा, मेंटेन करूंगा, लेकिन तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा। क्यों नहीं रहोगी? तो उससे क्या होगा, हो सकता है अमाउंट घटा बढ़ा सकता है मेंटेनेंस का। अगर साथ रहती तो हो सकता है बढ़ा देता या कम कर देता, वॉट जो भी है। एक्सप्लेनेशन में साफ साफ लिखा है, अगर आदमी ने दूसरी शादी कर ली है, अनदर वुमन, या कोई मिस्ट्रेस रखता है, तो ये जस्ट ग्राउंड माना जाएगा। अब यही बात उल्टा हो सकता है, ये बात उल्टा हो सकता है। उल्टा होने का मतलब वाइफ ही किसी और आदमी के साथ रहना चाहती हो, उसका कोई पहले से कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो। आदमी ही गलत हो हमेशा, ये तो जरूरी नहीं है, महिला भी हो सकती है। सो अगर ऐसी सिचुएशन होगी, ये बात आएगा, तो फिर यहां पर भी कंसीडर करेंगे मजिस्ट्रेट, वो नीचे आएगा, दैट इज कॉल्ड एडल्ट्री, एडल्ट्रस रिलेशन, वो है नीचे। नाउ सबसेक्शन 4 जो आ गया, नो वाइफ शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव, इनको सब पता होता है ड्राफ्ट करने वाले को, नो वाइफ शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर दी मेंटेनेंस और दी इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग। एंड को मैंने और बोल दिया है, एंड हिंदी वाला और। सो वाइफ इंटाइटल्ड नहीं होगी, ना तो उसको मेंटेनेंस देंगे, ना तो उसको इंटरिम मेंटेनेंस देंगे, ना तो उसको खर्चा पानी देंगे एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग का, फ्रॉम हर हस्बैंड इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री, एडल्ट्री में अगर है तब, या इफ विदाउट एनी सफिशियंट रीजन, यहां पर आइए इसको कनेक्ट कर दीजिए, अगर वो बिना किसी सफिशियंट रीजन के रिफ्यूज करती है अपने हस्बैंड के साथ रहने से, और इफ दे आर लिविंग सेपरेटली, अब अपनी मर्जी से कह रही है मैं रहूंगी, तब तुमको क्यों देंगे भाई? कोई रीजन नहीं बता रही है, बट शी इज लिविंग सेपरेटली बाई म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या हो गया? मतलब पति भी चाहता था कि तुम अलग रहो, मैं भी, और हस्बैंड भी मतलब चाहता है कि अलग रहो, मतलब दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अलग रहो। लेकिन वाइफ है जो चल गई मायके, अपने घर पे रह रही है, और पति कहता है बार बार, भले कोर्ट में कहे, रियल दिल में ना कहे, दिल से ना कहे, लेकिन कोर्ट में जाके कह रहा है मैं इसको रखना चाहता हूं, वाइफ कहती है मैं नहीं रहूंगी। भाई बताओ क्यों नहीं रहना चाहोगी? वेदर शी हैज एडल्ट्रस रिलेशनशिप, एडल्ट्रस रिलेशनशिप है तो बात ही खत्म हो गई, तब तो मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा, इंटाइटल ही नहीं है वो, हकदार ही नहीं है वो, बात ही खत्म है। मतलब कानून भी जो है ना, जो हम लोग कहते हैं ना लेमन लैंग्वेज में, कि खाना किसी का, और बोलते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 लाख, वही वाला सिस्टम यहाँ पर हो गया। नाउ द लास्ट सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5, ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड, इसका प्रूफ अगर मिल जाए कि भाई वाइफ जिसके फेवर में कोई ऑर्डर पास हुआ इस सेक्शन के अंदर 144 144, अगर ये प्रूफ हो जाए कि शी इज लिविंग इन एडल्ट्री, और ये भी अगर प्रूफ हो जाए कि विदाउट सफिशियंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड, बिना किसी सफिशियंट रीजन के, और दैट दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, तीनों में से कोई भी बात प्रूफ हो जाए, साबित हो जाए। प्रूव्ड नहीं लिखा है, अब इसको टेक्निकली मत लीजिएगा, प्रूव्ड एविडेंस वाला, PROVED, प्रूव्ड मतलब साबित हुआ, प्रूफ का मतलब साक्ष्य, सॉरी साक्ष्य नहीं, सबूत। अब ये छोटे छोटे टर्म में फर्क है, प्रूफ, प्रूव्ड, प्रूफ और एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, प्रूफ का मतलब होता है सबूत, इसको फर्क समझिए। और प्रूव्ड का मतलब साबित हुआ, तो प्रूव्ड शब्द तो हम लोग बोल नहीं सकते, प्रूव्ड ये कब होगा, कोर्ट बोलेगी कि ये बात साबित हुई, तो हम तो यहां पर सिर्फ सबूत ला सकते हैं, साक्ष्य की बात भी नहीं कर रहे, हम सबूत लेके आएंगे। सुनाओ, अगर इस बात का सबूत मिल गया तो मजिस्ट्रेट क्या कर देगा, अगर कोई ऑर्डर पहले से पास कर रखा है तो कैंसिल कर देगा, ये वाला पार्ट यहां पर इन्होंने डाल दिया है, एकदम साफ सुथरा। तो सब जो सो कॉल्ड 125 या सो कॉल्ड 144 जो सेक्शन है, इसमें सारी बातें मोटे मोटे तौर पर इन्होंने कवर कर दी। पहले कहा कि भाई कौन कौन मांग सकता है, तो बोले अनेबल टू मेंटेन, अनेबल टू मेंटेन, अनेबल टू मेंटेन, अनेबल टू मेंटेन। भाई क्यों अनेबल टू मेंटेन? देखिए यही चीज बहुत क्लियर है, जो आपका सवाल था उसमें इस बात को आया। तो वाइफ के लिए नहीं कह रहा है कि अनेबल टू मेंटेन क्यों फिजिकली मेंटली चैलेंज है क्या, लेकिन बच्चे के लिए कह रहा है कि अनेबल टू मेंटेन क्योंकि फिजिकली मेंटली अनफिट है वो, वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन सो एंड सो। फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन, अब ये नहीं कह रहा क्यों कैसे, बस फादर मदर है, हो सकता है कि हाथ पर भी सही चला हुआ तो फिर भी अनेबल टू मेंटेन हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी।
क्योंकि जो हम सो कॉल्ड अनेबिलिटी या अनेबल वाली बात है, इसको साबित करना और इसको मनवाना बहुत थोड़ा मुश्किल काम होता है। हम कैसे बताएंगे कि अनेबल है, क्यों है? नाउ अब इसमें से थोड़ा सा पार्ट और दिखा देता हूं। ये हमारा हो गया सबसेक्शन 5 तक का पार्ट। मुद्दे की बात यहां पर क्या निकल के आती है, सबसेक्शन 2 के पहले एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट है जो मैंने नहीं पढ़ा। इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत क्लियर कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, यानी सिर्फ इस चैप्टर के लिए, मतलब सिर्फ मेंटेनेंस के पर्पस के लिए। वाइफ का मतलब क्या है, तो वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज डिवोर्स, हु हैज बीन डिवोर्स्ड बाय और हैज ऑब्टेन अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड। तो सिर्फ मेंटेनेंस के पर्पस के लिए, अदरवाइज वो तलाकशुदा तो है ही। सिर्फ मेंटेनेंस के पर्पस के लिए, इस पर्पस के लिए हम तलाकशुदा पत्नी को भी पत्नी मानते हैं। मतलब जिसको आपने क्या कर दिया, तलाक दे दिया, तलाक देने का मतलब दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं, अलग अलग रीजन में रह रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में रह रहे हैं, अलग अलग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में रह रहे हैं, बट स्टिल आज भी ठप्पा लगा हुआ है, भाई बीवी किसकी है, तो तुम्हारी बीवी, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस। नाउ अब देखिए इसका पार्ट, यहां पर देखिए सबसे पहली बात यहां पर क्लियर है, बहुत अच्छा ही नोट्स है। लॉज एप्लीकेबल टू द मैटर ऑफ मेंटेनेंस, कौन कौन सा मामला देखिए। आप चाहे वाइफ की मेंटेनेंस की बात कर लीजिए, वाइफ्स, पेरेंट्स, सन्स, डॉटर्स, या किसी भी डिपेंडेंट्स, एंड एक्ट्स जो भी इसमें आ रहे हैं, तो देखिए कौन कौन सा एक्ट है, कितना एक्ट है। ये हो गया 24 और ये हो गया 25, टोटल 25 एक्ट्स हैं। अब सोच सकते हैं इतना कौन सोचेगा, इतना कौन पढ़ेगा। 25 एक्ट है, कोई तो पढ़ता है, 25 एक्ट हैं जो कि मेंटेनेंस को डील करते हैं। चलिए इसको अगर हटा दें, ये बेचारा रिपील्ड हो गया है, तो यहाँ पर आप BNSS लिख दीजिए, 144 से 147 कर दीजिए, बस काम खत्म है। 45, 46, 47, बाकी देखिए कितने एक्ट हैं। फैमिली कोर्ट्स एक्ट, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, यहाँ एक्ट है, यहाँ रूल्स है, फर्क देखिए। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम विमेन एक्ट, रूल्स, ठीक है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, मेंटेनेंस ऑर्डर्स एनफोर्समेंट एक्ट 1921, स्पेशल मैरिज एक्ट, डिवोर्स एक्ट, पारसी, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, हिंदू माइनॉरिटी, गार्जियन वार्ड्स, क्रिश्चियन फॉरेन मैरिज, मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ, शरीयत एप्लीकेशन 1937, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज 2006, आनंद मैरिज 1909, DP एक्ट, डॉरी प्रोहिबिशन, मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1892, कन्वर्ट्स मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1866, और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ कोर्ट्स। ये सब के सब, यानी कि अगर कायदे से बताए तो यहाँ तक तो पूरा लॉ है, और इसके अलावा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का मतलब कोर्ट के द्वारा जो पास किया गया जजमेंट्स हैं वो, ये सब को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। नाउ अब इसमें से जो काम की बात है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ आइए, सबसे पहले 2C में, इसको छोड़िए ऊपर वाले को। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 CRPC इज, साफ साफ लिख दिया है, सिविल। सो द जुरिस्डिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर चैप्टर 9, अब यहां पर तो 10 हो गया, CRPC इज नॉट स्ट्रिक्टली अ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, क्या है, सिविल। क्लियर। सो विजय कुमार केस आपके सामने है 2004, सावित्री वर्सेज गोविंद सिंह रावत 1985। सो आप कहीं से उठा लीजिए, ये सिविल नेचर का मामला है। अब इसमें कुछ किसी को फांसी नहीं होगी, सजा नहीं होगी, बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सिविल नेचर का मामला है। नाउ सेक्शन 125 को जब कभी भी ये जजेस को डायरेक्शन है, मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन है, कोर्ट्स को डायरेक्शन है कि आपको लिबरल व्यू में इसको इंटरप्रिटेशन करना है, स्ट्रिक्ट व्यू में इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। सेक्शन 125 इज ए मेजर, मेजर का मतलब होता है रेमेडी, उपाय। सो यहां पर सिंपल ये सेक्शन 125 एक मेजर है, उपाय है, रेमेडी है, एंड ऑफ सोशल लेजिस्लेशन, एंड इसका जो लिबरली इसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए फॉर द वेलफेयर एंड बेनिफिट ऑफ द वाइफ एंड चिल्ड्रन। केसेज आपके सामने है, छोड़ दीजिए। नाउ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 CRPC समरी इन नेचर है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। नाउ छोटी सी बात, स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज जरूरत नहीं है, मतलब स्ट्रिक्टली ये बताना कि भाई शादी हुई थी नहीं हुई थी, हमारा मैरिज ही नहीं हुआ था, इवन लिविंग रिलेशनशिप वाले भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, वो आगे है इसमें। लेकिन हर एक लिविंग रिलेशनशिप को हम यहाँ पर नहीं टारगेट कर सकते हैं, या हर एक लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोग, यानी सो कॉल्ड जो महिला है, वो यहाँ पर मेंटेनेंस डिमांड नहीं कर सकती है आज के डेट में, ठीक है।
तो यहां पर देखिए स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज नहीं इंस्टीट्यूट होता है जो प्री कंडीशन ऑफ मैरिज मेंटेनेंस। मतलब अगर कोई गई मांगने के लिए और मैं जाके हस्बैंड एज ए हस्बैंड बोलता हूँ नहीं 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 इसकी तो मेरी शादी ही नहीं हुई थी, मेरा तो अच्छे से मैरिज ही नहीं था इसके साथ। सो यहां पर साफ साफ लिखा है वाइफ टू इंक्लूड इवन दोज केसेज वेयर ए मैन एंड अ वुमन हैव बीन लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ फॉर ए रीजनेबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में रह रहे हैं। स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज शुड नॉट बी ए प्री कंडीशन फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज नहीं लगता है। क्लियर? चनमुनिया वर्सेज बिरेंद्री बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत फेमस जजमेंट है। नाउ ये 3 वाला पार्ट मैं कवर करता हूँ, 4 को नहीं ले जाता हूँ, बहुत कुछ है इसमें। देखिए एफ तक है, एफ तक ले लेते हैं। नाउ सी, ये तो हो गया हमारा ह्यूमन कंडक्ट और बिहेवियर टू कॉन्स्टिट्यूट क्रुएल्टी अंडर सेक्शन 13। तो चलिए मैं क्रुएल्टी को अभी नहीं छेड़ूंगा, क्रुएल्टी वाला पार्ट हटा देता हूँ। फॉल्स कंप्लेंट, हाँ इसको ले लेता हूँ जरूर। फॉल्स कंप्लेंट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इंडिसेंट एंड डिफामेटरी स्टेटमेंट्स मेड इन कंप्लेंट, pursuing criminal proceedings to higher forums in appeal and revision amount to mental cruelty warranting grant of divorce। मतलब बड़ा सीधा सा ये खूब होता है। मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ एक बढ़िया केस आया था, हम लोगों के हाथ का केस है। ब्रांच मैनेजर, अब तो खैर अच्छे पोस्ट पे चला गया बंदा होगा, लेकिन वो पंजाब नेशनल बैंक में पहले ब्रांच मैनेजर था। अच्छी खासी शादी की, खर्चा अच्छा किया, इकलौता बेटा था, इकलौती लड़की से शादी करी, इंजीनियरिंग पास लड़की से शादी करी, लेकिन बाद में उन दोनों का बिल्कुल नहीं बना, भयंकर लड़ाई। मतलब आप ये समझिए कैसे बोलते हैं उसको, सांप और नेवला वाली जो लड़ाई होती है ना, उस तरह की लड़ाई। मतलब रास्ते में कहीं दिख जाए, कहीं भी, चाहे वो घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, दुकान हो, मकान हो, मतलब बिना लड़े छोड़ेंगे ही नहीं एक दूसरे को, कहीं दिख जाएंगे अटैक करना है। इतने मतलब भयंकर लड़ाई हुई, और उनका केस कुछ नहीं तो 11 साल से कम नहीं चला। इतने उसने क्या करा उस महिला ने, सो कॉल्ड ने, और छोटी सी बात के लिए वो आदमी कहता था मेरे को हाउस वाइफ चाहिए, ट्रेडिशनल मेंटेलिटी, वो कहती थी मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। इस चक्कर में दोनों की लड़ाइयाँ हुई बस। और आज के डेट में लिटरली यूपीएससी तो नहीं हुआ, उसने बीपीएससी क्रैक कर लिया, और बीपीएससी क्रैक करके कहीं जॉब में है, वो शायद वीडियो सीईओ कुछ बन चुकी है। ये हालत है। सो नाउ ये पूरा का पूरा मेंटल क्रुएल्टी के अंदर आता है। मतलब उसके बॉस को लिख देना, उसके सो कॉल्ड अथॉरिटी को, हायर अथॉरिटीज को, हर को आप कंप्लेंट पे कंप्लेंट, कंप्लेंट पे कंप्लेंट फाइल करते रहना। ये जो आता है ये मेंटल क्रुएल्टी के अंदर आता है, और इसके लिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि इसमें डिवोर्स मिल जाएगा, वारंटिंग ग्रांट ऑफ डिवोर्स, ये ग्राउंड बनता है डिवोर्स का। नाउ ये तो जनरल है। डिमांड ऑब्लिक टॉर्चर ऑफ वाइफ, किसके लिए? डाउरी के लिए। सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दोनों का जजमेंट था कि वाइफ को अगर टॉर्चर करता है हस्बैंड तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा, सेपरेट लिविंग का ग्राउंड बन सकता है। अभी जो हम लोगों ने देखा 125 या सो कॉल्ड 144 में कि भाई सेपरेट लिविंग हो सकता है, अगर वो ऐसा करता है तब वो अलग रह सकती है। जजमेंट्स आपके सामने है, इसमें कुछ करना नहीं है। इंपोर्टेंसी वाली बात हटाइए, इसमें कुछ करने के लिए है नहीं। नाउ इसको यहाँ से मैं स्किप कर देता हूँ, ये वाला अलग पार्ट है, इसको अलग से रखेंगे। यहाँ पर पहले मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है।